हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 2020 की एक ड्रामा फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बताने जाऊंगा जिसका अनुमान है द मिडनाइट स्काई। अगस्टन एक उम्र रसीदा आदमी है जिसको एक आर्जी बीमारी है। वो जमीन पर एक ऑब्जर्वेटरी में छोड़ दिया गया है ताकि खलाबाजों की जानिब से इंसानी जिंदगी को बरकरार रखने काबिल एक और सियारे को तलाश करने के मंसूबों पर नजर रख, जबकि जजीरे पर मौजूद बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया है। वो ऑब्जर्वेटरी में अकेला रहता है, सोता है, पीता है और अपना खाना अकेले खाता है। वो खुद को खुद खून देता है और दिन भर दुआ लेता है। कई दहाइयां पहले अगस्टन सैकड़ों को कायनात में मौजूद सितारों के बारे में लेक्चर दे रहे थे जो मुमकिन तौर पर जिंदगी को सहारा दे सकते, जैसे K23। पार्टी के बाद एक औरत छेड़छाड़ करने के लिए उसके पास पहुंची। उनके साथ कुछ मशरूबात हैं और वो इससे इस किताब की सदाकत के बारे में सवाल करती है जो उसने अभी K23 के बारे में शाया की थी। अगस्टन आज के दौर में जागता है और कंप्यूटर के जरिए ये देखना शुरू करता है कि कौन सा मिशन अभी भी सरगर्म है। इनमें से अक्सर गैर फाल है, लेकिन कोई इसकी आंख पकड़ता है। ऐसा लगता है कि इधर आखिरी मिशन बाकी है और अगस्टन अमले तस्वीर को देख रहा है। वो एक ऐसे औरत की तस्वीर देखता है जिसे वो पहचानता है और इनसे राब्ता शुरू करने की कोशिश करने का फैसला करता है। सिली तस्वीर में मौजूद औरत इथर पर 5 अफराद के अमले में से एक है और वो मवासलात की इंचार्ज है। इसे K23 पर फंसे होने के बारे में एक डरावना ख्वाब है। वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है और अमले के बाकी अफराद, खास तौर पर कैप्टन एडी जो उसके बच्चे का बाप है के साथ उसका खुवार ताल्लुक है। जब सिली अपने ऑपरेटिंग रूम में पहुंची है तो उसे एक अजीब सा इशारा मिलता है कि वो नहीं रुक सकती और बाकी अमले को मुतनब्बा करती है। जमीन पर वापस अगस्टन अपने मामूल के मुताबिक इस वक्त तक चलता है जब तक कि ऑब्जर्वेटरी में फायर अलार्म बजना शुरू ना हो जाए। वो इसे किचन तक वापस ले जाता है जहां वो इसे बजाता है और थकन के आलम में फर्श पर गिर जाता है। अपने नए मुकाम से वो एक छोटी लड़की को सिंक के नीचे झुकते हुए देखता है। वो खौफजदा है कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। अगस्टन छोटी बच्ची की तलाश देने के लिए रेडियो पर किसी से राब्ता करने की शिद्दत से कोशिश करता है, लेकिन वो किसी से राब्ता करने से कासिर है। अगस्टन को पता चलता है कि वो छोटी लड़की स्टोरेज यूनिटों में से एक में कहां सो रही है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इसकी देखभाल करने के काबिल नहीं है, लेकिन लगता है कि वो बोलने से कासिर है या वो बोलना नहीं चाहती। अगस्टन छोटी लड़की को रात का खाना बना कर देता है और उसके बाद वो इसे फूल एक एरिस की तस्वीर बनाती है और इसे एहसास होता है कि वो इसे बताने की कोशिश कर रही है कि ये उसका नाम है। अगस्टन दोबारा एथर से राब्ता करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी नाकाम है। एरिस इसके साथ अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है लेकिन अगस्टन इसे पड़ोसी के कमरे में छोड़ आता है। आधी रात में वो अगस्टन के कमरे में वापस आती है और अपने आप को कोने में एक छोटा सा घोंसला बनाकर फर्श पर सो जाती है। एथर को मवासलात में भी दुश्वारी का सामना है। वो किसी दूसरे बहरी जहाज या जमीन पर मौजूद किसी से भी राब्ता नहीं कर सकते हैं। वो K23 पर अपनी मुहिम से वापस आ रहे हैं और ये मालूम कर रहे हैं कि पूरा अर्ज इंसानी जिंदगी को बरकरार रख सकता है या नहीं। आयरस अगस्टन को अपना खून खुद देते हुए देखती है और ऑब्जर्वेटरी की छत से ऊपर देखने और अपने ऊपर सितारों को देखने के लिए अपने साथ वाली कुर्सी पर लेट जाती है। कई दहाइयां पहले एक नौजवान अगस्टन अपने मुताले में काम कर रहा था जब पार्टी की वही खातून उसकी कॉलों का जवाब न देने पर इसे डांटती थी। वो काम करने के उसके बहाने से मुतमईन नहीं है और उसे यह बताने के लिए फोन करने के बारे में झूठ बोलती है कि वो आखिरकार प्रेग्नेंट नहीं है। वो उसे बताती है कि वो अपने काम से इस कदर मस्त हो गया है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और उन लोगों को नजरअंदाज कर रहा है जो उसका ख्याल रखते हैं। आजकल अगस्टन अपने मवासलात के कंट्रोल में एंटीना को चेक करने के लिए बाहर जाता है और इसे बर्फ में गिरे हुए मरते हुए दर्जनों परिंदे नजर आते हैं। वो इसे ही सलामत के तौर पर तस्लीम करता है कि खराब हवा पहले ही से ही ऑब्जर्वेटरी तक पहुंच चुकी है। इससे कहीं ज्यादा जल्दी से समझा जाना चाहिए था। इसे एहसास है कि ऑब्जर्वेटरी में इनके पास जो एंटीना है वो इथर से राब्ता करने के लिए इतना मजबूत नहीं है, लेकिन झील हेजन का जो पहले वेदर स्टेशन था एंटीना काफी मजबूत है। वो एरिस को बताता है कि इन्हें ना सिर्फ झील हेजन का रास्ता बनाना पड़ा ताकि वो ना सिर्फ तजावुज करने वाली खराब हवा से बच सकें बल्कि बहुत देर होने से पहले इथर से राब्ता करने की इनकी वाहिद उम्मीद झील हेजन ही है। अगस्टन अपने आप को भारी कपड़ों की कई तहों में तैयार करता है और आयरिस के लिए भी ऐसा ही करता है। उसे चश्मे और सांस लेने का सामान फराहम करता है जो उसे कहता है कि वो किसी भी वजह से कभी ना उतारे। वो ऑब्जर्वेटरी से जिस चीज की इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसे पैक करते हैं और इसे जेस्टिकी पर लोड करते हैं। वो ऑब्जर्वेटरी से उतरते हैं और बर्फानी टिंडरा में झील हेजन की तरफ जाते हैं। इथर पर अमला अपने प्यारों के होलोग्राम में हिस्सा लेकर या 3 डायमेंशनल वीडियो गेम्स खेलकर और एक दूसरे के साथ ताश खेलकर अपना वक्त गुजारते हैं। एक खतरे की घंटी बजती है, अमन में खलल डलता है और अमले को मुतनब्बा करता है कि उनका जहाज रास्ते से हट गया है। वो K23 से आने वाले सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए अपने सही मुकाम और जमीन पर वापस जाने के लिए रास्ते का तयन करने के काबिल हैं, लेकिन घर वापस जाने के लिए इनका नया रास्ता इन्हें नामालूम इलाके से ले जाएगा। अगस्टन और एरिस ने वो रात बर्फ में एक खेमे में गुजारी। अगले दिन अपने सफर के दौरान इन्हें तबाहशुदा त्यारे के खंडरात नजर आते हैं। एक बार जब अगस्टिन ने बाहर की एक निशित पर एक मुर्दा लड़के को देखा तो वो एरिस से कहता है कि वो बाकी के मलबे को चेक करते वक्त अपने साथ रहे। अंदर से ज्यादातर मलबा नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलना शुरू करता है एक मरते हुए आदमी ने उसका पाँव पकड़ लिया। वो शख्स बुरी तरह जख्मी है और उसे बचाने के लिए अगस्टन
की मिन्नत करता है। बाहर से एरिस का तजस्सुस इसका बेहतरीन फायदा उठाती है और वो जिस्म को झांकती है। वो चौंक जाती है और बाकी जहाज में अगस्टन के साथ जाती है, लेकिन वो इसे पीछे से बाहर निकाल देता है। अगस्टन ने हवाई जहाज में इस आदमी गोली मार दी, जैसा कि इसने उसे करने के लिए कहा था, और उसे उसकी मुसीबत से जान छुड़ा दी। अगस्टन के पास पार्टी की खातून को अपनी बेटी को लेकर जाने का फ्लैशबैक है, जिससे उसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। ईथर पर माया सिली के हमला पेट का अल्ट्रासाउंड करती है और उसे बताती है कि इसके यहाँ लड़की होने वाली है। वो बाकी अमले को मुतल आगाह करती है और वो फौरी तौर पर नाम बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जेस्टिकी पर सफर करते हुए एरिस को फासले पर एक बंकर नजर आता है और वो इस तक जाते हैं। अगस्टन ने इसे चेक किया और फैसला किया ये रात भर रहने के लिए एक अच्छी जगह होगी। वो इनका सामान तैयार करता है और जेस्टिकी को बाहर छोड़ देता है। ऑस्टन ने एरिस को एक औरत की तस्वीर खींचते हुए देखा और इसने कहा कि वो इसे पहचानता है। वो एरिस को तमाम हैरत अंगेज चीजें बताता है जो उसे उस औरत के बारे में याद हैं, और एरिस पहली बार बोलती है। उससे पूछती है कि क्या वो इससे प्यार करता है। उस रात बंकर में सैलाब आने लगता है क्योंकि ये पिघलाती हुई बर्फ में डूब जाता है। अगस्टन एरिस को बंकर से बाहर निकालता है और इसे भागने को कहता है, जबकि वो इनका ज्यादा से ज्यादा सामान जमा करने की कोशिश करता है। वो ऐन वक्त बंकर से बच निकलता है और अपनी सवारी पर सवार होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ के नीचे डूब जाता है। वो इसके बाद तैरने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत तेजी से डूब जाता है और इसकी हवा तकरीबन खत्म हो जाती है। वो वापस बर्फ से बाहर निकलता है और एरिस के साथ गर्म हो जाता है। वो अपना बकिया सफर पैदल और बगैर सामान के झील हेजन तक करने पर मजबूर होंगे। बाद में अगस्टन एरिस को उनका आखिरी खाना देता है। वो परेशान दिखाई देता है, लेकिन इसने इसे यकीन दिलाया कि झील हेजन में खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वो बर्फानी तूफानों के जरिए पैदल सफर करते हैं। बामुश्किल अपने सामने 2 पाँव देख पाते हैं बर्फ के जरिए। अगस्टन बेड़ियों को अपने गिर्द चक्कर लगाते देखता है और वो अपनी गन शॉट से इन पर गोली चलाता है। अफरा तफरी में वो एरिस का पता खो देता है और वो इसे पुकारता है, लेकिन वो बोलती नहीं है। कुछ देर तलाश करने के बाद वो हार मानकर बर्फ में लेट जाता है। वो अपने ऊपर खड़ी पार्टी की औरत का नजारा देखता है और आखिरकार इसे एहसास होता है कि ये एरिस है। वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। इसके मिलने पर शुक्रगुजार होता है। अगले दिन वो कामयाबी के साथ झील हेजन पर पहुंच गए और ईथर से राब्ता करने की कोशिशों में फौरन काम पर लग गई। सिली अगस्टन का इशारा हासिल करने के काबिल है और वो जवाब देती है। सिली इसे बताती है कि वो नासा को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके और इससे पूछते हैं कि वो जमीन को क्या हुआ है। जैसे ही वो समझाने की कोशिश करता है, उनका सिग्नल टूट जाता है और सिली इसे समझाने से कासर रहती है। वो सिग्नल खो देती है और अलार्म बजने लगता है। ईथर अब इनके रास्ते के नामालूम हिस्से से गुजर रहा है और जहाज को इर्द गिर्द से फेंका जा रहा है। जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा है और इनका मुवासलाती सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अमला जहाज को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाता है और फैसला करता है कि इन्हें मुवासलाती निजाम का कुछ हिस्सा दोबारा बनाना होगा और इसकी मरम्मत के लिए जहाज से बाहर जाना होगा। माया, सिली और एडे चहलकदमी करेंगे। यह माया की पहली बार है जब खला में रहते हुए जहाज को छोड़ा गया है। माया बहुत घबराती है और बाहर निकलने से पहले कई बार ऊपर चली जाती है। एक बार जहाज से बाहर सब कुछ ठीक हो रहा होता है, वो मुवासलाती निजाम की जरूरी मुरम्मत करते हैं और अंदर वापसी का रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि वो इसे बना सके, जहाज पर दोबारा तेज हवा हमला कर देती है। एक बार जब वो कम हो जाते हैं, अमला यकीनी बनाता है कि सब ठीक है। माया हिल गई लेकिन बिल आखिर ठीक है, लेकिन जब वो अंदर वापस आती है तो इसने अपने सूट से और अपने हेलमेट में खून की बूंदों को तैरते हुए देखा। एडी और सिली इसे वापस जहाज के अंदर ले जाते हैं और मिचेल मेडिक के साथ इनके पास जाता है। वो माया का हेलमेट उतारते हैं और जैसे वो ऐसा करते हैं, उसके सूट से खून की एक बड़ी मिकदार तैरती है और जहाज में आ जाती है। माया घबराने लगती है, ये कहते हुए कि बहुत ज्यादा खून है, और एडे और मिचेल अपने जख्मों को ठीक करने का काम करते हैं, जबकि सिली माया को परसकून रखने की कोशिश करती है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अमला जहाज की जद में आने वाले जहाज के मलबे से बने जख्मे को बंद करने की कोशिश से नाकाम हो जाता है और माया मर जाती है। अमला अपने नुकसान पर अफसोस का इजहार करता है, लेकिन जब वो जमीन की पहली झलक देखते हैं तो जल्द ही इनकी तवज्जो हट जाती है। वो ये देख कर खौफजदा हो जाते हैं कि ये बेजान और ताबकारी से ढकी हुई नजर आती है। ईथर अगस्टन के साथ दोबारा राब्ते में आता है और उसने वजाहत की कि वो जमीन पर वापस नहीं आ सकेंगे। वो इन्हें बताता है कि वो सिर्फ एक ही बचा है और बाकी सबको निकाल लिया गया है। वो इन्हें बताता है कि कोई और फाल मिशन नहीं है और वो सिर्फ एक ही रह गए। अमला तबाह हो गया है कि वो वापस घर नहीं जा सकेंगे और जहाज छोड़ने के लिए इनका वाहिद ऑप्शन ये है कि वो पलट कर K-23 की तरफ वापस जाएं। टॉम ने वाजिया किया कि वो K-23 वापस नहीं जा रहा और उसे ये मालूम करना है कि इसके खानदान के साथ क्या हुआ। वो एडे से इजाजत तलब करता है कि वो जमीन पर दोबारा दाखिल होने वाली पोर्ट्स में से एक को वापस ले जाए ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को तलाश करने की कोशिश कर सके, और एडे इसे इजाजत देता है। जब टॉम वापस जमीन पर अपने सफर की तैयारी कर रहा था, मिचेल इसे अपनी बेटी के बारे में बताता है जो 4 साल की उम्र मर गई थी, और अगर वो जिंदा होती तो वो माया जैसी उम्र की होती। मिचेल पूछता है कि क्या वो टॉम के साथ जमीन पर वापस
वापस जा सकता है ताकि वो माया की लाश वापस कर सके। टॉम इससे इत्तेफाक करता है। मिचेल और टॉम ने सिली और एडे को अलविदा कहा और री एंट्री पोड को जमीन पर वापस ले गए। सिली अगस्टन तक पहुंचती है ताकि इसे अपडेट कर सके कि अमले में हर एक के साथ क्या हुआ है और वो K-23 वापस जाने का इरादा रख। सिली अगस्टिन को बताती है कि वो हमेशा से इसके काम की बहुत बड़ी मदद रही है और मायूस है कि वो इससे कभी नहीं मिल पाएगी। वो इससे उसका नाम पूछता है और इसने इसे बताया कि उसका नाम एरस है। अगस्टन इससे K-23 की वजाहत करने को कहता है और जैसा कि वो करती है, इसने इसे ये ना बताने का फैसला किया कि वो उसका बाप है जिससे वो कभी नहीं मिला। छोटी लड़की एरस जिसे अगस्टन देख रहा था वो एक फरेब था। एथर मवासलाती ब्लैक आउट जोन में दाखिल होता है और उससे सिग्नल खो देते हैं। एडी और सिली आखिरी लोग जो बाकी रह गए हैं वो मुमकिन तौर पर तहजीब की तामीर नौ के लिए K-23 वापस चले जाते। तो इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।